नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अप्रैल मई जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं। साप्ताहिक राशिफल तो हर हफ्ते ही आते हैं, जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं, और बाकी भी ग्रहों के गोचर पर यथासंभव मैं वीडियो देने का प्रयास करता हूँ। बड़े ग्रहों पर तो अवश्य आती ही है, लेकिन इन सब में से जो ये त्रैमासिक राशिफल है ये बहुत विशेष होता है। ये एक ऐसा राशिफल होता है जिसमें आने वाले समय में या 3 महीनों में टू बी प्रिसाइज ग्रहों की क्या गोचरीय स्थिति रहेगी उसका मैं एक विवेचन करता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन की विद्या है, जो ये समझना चाहते हैं कि ग्रहों के गोचर से क्या संभावितः प्रभाव पड़ सकता है और डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि राशिफल में हर बार समझाता हूँ कि आपकी कुंडली का विवेचन नहीं है, पर ग्रहों की गोचरीय स्थिति से संभावितः क्या पड़ सकता है प्रभाव, वो होता है। तो ऐसे लोगों के लिए त्रैमासिक राशिफल अवश्य विशेष होता है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, 90 दिन का, अप्रैल मई जून, इसमें बहुत कुछ घटित हो रहा है। अप्रैल की ही अगर बात करें, सूर्य उच्च के होंगे, मंगल और शनि की युति होगी। अगर मई की बात करें तो बृहस्पति और शुक्र की युति होगी। मंगल स्वराशि के हो जाएंगे, मंगल पर केतु का प्रभाव पड़ेगा। और जून आते आते तो इस साल का सबसे बड़ा गोचर यानी कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। और देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान में उच्च के होंगे। लेकिन जून का महीना जाते जाते कि झटका भी देकर जा सकता है, क्योंकि आपके लग्नेश यानी कि बुध वो वक्री हो जाएंगे। तो ये तो कुछ ऊपरी तौर पर डिटेल्स थी। बहुत कुछ हो रहा है 3 महीने में, और इसका विवेचन हम इस वीडियो में अवश्य करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही देख सकते हैं इस राशिफल को। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा आपको करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से अगर आप देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना काफ़ी विशेष है, क्योंकि इसमें आपके लग्न पर काफ़ी ग्रहों का प्रभाव रहेगा। शुरुआत में ही मंगल, सूर्य और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। तो वैसे बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन जब मंगल शनि सूर्य, मंगल सूर्य साथ में देखें, शनि सूर्य साथ में देखें, शनि मंगल, तो एग्रेशन बहुत होता है। और यहाँ पे तो तीनों ही देख रहे हैं, तो शुरुआत से ही अप्रैल से थोड़ा एग्रेशन पर नियंत्रण रखिएगा। मंगल पहले आपके लग्न को 8वीं दृष्टि से देखेंगे, लेकिन 2 अप्रैल को ही उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। पहले अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, फिर बुरी की तरफ चलेंगे। आपके काम त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि तीसरे घर के, और 7वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि काम त्रिकोण है। तो ये कॉम्बिनेशन सीधा ही बताता है कि आपको आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। मंगल शनि का 7वें में होना बिजनेस स्टार्ट करवाने के लिए, अपने बिजनेस में नए प्रोडक्ट, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी और मैन पावर को इंक्लूड करने के लिए। और क्योंकि सूर्य भी है यहाँ पर जो 7वें से 6ठे के स्वामी हैं, तो आपको अपने बिजनेस में कोई फंडिंग चाहिए, कोई लोन चाहिए, उसका भी योग बहुत अच्छा बनता है। मंगल सूर्य की युति है यहाँ पे, और मंगल अष्टमेश है, और सूर्य 12वें घर के स्वामी है। कोई पेमेंट अटकी हुई थी, कोई काम अटका हुआ था, वो आपका पूर्ण हो सकता है। शनि की बात करें तो 5वें के स्वामी है, जो 7वें से लाभ है, तो फिर से बिजनेस में बहुत लाभ होगा। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। 7वें भाव में सूर्य है, मंगल है, शनि है, ये 10वें से 10वां भाव है, यानी कि रिकॉग्निशन भी आपको बहुत प्राप्त होगी। इवन कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस भी हो सकते हैं।
लेकिन यही भाव मैरिड लाइफ का भी है। मैरिड लाइफ के लिए पहला तो सप्तम के मंगल यानी कि मंगल दोष, दूसरा मंगल अष्टमेश है तो अपनी अनिश्चितता लेके आएंगे। सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और शनि 6ठे घर के स्वामी, तो 6, 8, 12 का मिलन हो रहा है सप्तम में, त्रिक स्थान, त्रिक भाव। मैरिड लाइफ में अप्रैल का महीना भूचाल लेकर आ सकता है। बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जब छठा भाव, मैं कई बार बताता हूं, जब छठा भाव इन्वॉल्व हो गया, इट कैन लीड इनटू लीगल सेपरेशन। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसा कोई पति पत्नी होते ही नहीं, होंगे तो भाई दोनों देवी देवता तुल्य ही होंगे कि सब कुछ हर चीज़ में परिपूर्ण है, वरना ऐसा मैंने तो नहीं देखा आज तक कि कोई पति पत्नी हो जो लड़ते नहीं हो। ठीक है, इंटेंसिटी ऊपर नीचे होती है, पर लड़ाई झगड़े हो, एक दूसरे से रूठना हो, घर छोड़ के जाना हो, वो अलग चीज़ है। पर जब लीगल सेपरेशन दिखता है ना, यानी कि जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उनको बहुत केयरफुल रहना है। अपनी इमेज को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इमेज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और गुप्त शत्रु और शत्रु बहुत एक्टिवेट रहेंगे। खर्चे भयंकर होने वाले हैं। अप्रैल के शुरुआत से ही खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिएगा। तो वैसे अच्छी चीज़ है कि ये सारे ग्रह इतने ऊर्जात्मक है और उनका कॉम्बिनेशन इतना ऊर्जात्मक है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर पर्सनल लाइफ विल टेक अ हिट। पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा नहीं है। अगला गोचर 11 अप्रैल को होगा बुध का, और वो मीन में आ जाएंगे, यानी कि सप्तम में ही आ जाएंगे। लग्नेश हैं, सप्तम में आ रहे हैं यानी कि केंद्र में, और राजयोग बनाएंगे। भले ही नीच के हैं लेकिन राजयोग बनाएंगे। अब लग्नेश जो हैं वो आपके तीसरे घर और तीसरे घर के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं, तो ये अंकित करता है कि हिम्मत रहेगी बदलाव की। पंचम के स्वामी के साथ बैठे यानी कि शनि के साथ, यानी कि क्रिएटिविटी रहेगी। और क्योंकि बुध नीच के हैं तो अनकन्वेंशनल थिंकिंग, और क्योंकि 12वें घर के स्वामी सूर्य के साथ हैं तो विदेश की यात्रा, और कोई यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा। लेकिन जब बुध नीच के यानी कि लग्नेश, यानी कि आपका अपने, और बुध क्या है, बुद्धि के कारक। मैं कई बार इस चीज़ को समझाता हूँ, बड़े बड़े स्कैमस्टर्स, बड़े बड़े लोग जो उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके बुध वक्री या नीच के ही होते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रभावित नेगेटिवली होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं हो। हाँ, उनकी बुद्धिमत्ता दूसरी जगह पर काम करती है। आप देखिए किसी को जो स्कैम करता है, जो कैसे कैसे चीज़ों को निकाल लेते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो आसान चीज़ तो नहीं है, पर एक व्यक्ति का ध्यान उस साइड जाएगा, उसके पीछे भी तो एक ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन होगा। तो बुध जो है यहाँ पे नीच के हैं, तो आपकी ना सोच बहुत अनकन्वेंशनल हो सकती है। बस क्योंकि मंगल की ऊर्जा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक और ओवर एंथुजियास्टिक होने से बचिएगा, अदरवाइज ये टाइम कोई बुरा नहीं। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। पहले तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं यहाँ पे, और उच्च की अवस्था के। अष्टम के सूर्य वैसे तो देखिए अच्छे नहीं माने जाते, हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे वो धन स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं और खुद अष्टम में है, तो ये दोनों ही ग्रह धन स्थान को देख रहे हैं। तो अचानक से पैसा, रुका हुआ पैसा, और क्योंकि शुक्र नवमेश है, तो आपके पिताजी का कोई काम अटक रहा था, या आपके कोई धार्मिक यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति का कागजी काम, या पैतृक संपत्ति में कुछ ट्रांसफर करवाना है, कुछ रिटर्न वर्क करवाना है, वो चीज़ें हो सकती हैं। इवन कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन 12वें घर के स्वामी 8वें घर में, फिर से मैं कहूँगा गुप्त शत्रुओं से बच कर। ये महीना आपके गुप्त शत्रु सदैव हावी रहेंगे। केतु का प्रभाव है सूर्य पर, और सूर्य 12वें घर के स्वामी है और केतु 12वें घर में है। कभी कभी हम अपने जीवन में ना एक लूप में फंस जाते हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते। ये वो टाइम है टू गेट आउट ऑफ दैट लूप, वो जो चक्र में फंस गए थे आप, उससे निकलने का टाइम है। लेकिन 12वें घर के केतु और 12वें घर के स्वामी का मिलन, अष्टम 12वें का मिलन अच्छा नहीं है। जिनको कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन चल रही है, उनके लिए परेशानी का एक योग बन जाता है। स्पेशली जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम, कार्डियक रोग, इंटेस्टाइन से जुड़े रोग हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्र महाराज ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। शुक्र आ जाएंगे आपके नवम भाव में, 9th हाउस, बहुत अच्छा स्थान है। नवम भाव में आ जाएंगे तो बहुत शुभ स्थान है उनका। धन स्थान के स्वामी हैं, नवम में आ जाएंगे तो धन की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ को।
और यहाँ पे वो शनि से दृष्ट हैं, जो शनि शुक्र के मित्र हैं, और शनि की अगर हम बात करें वो पंचम के स्वामी है, तो पंचम और नवम का मिलन हो रहा है इनडायरेक्टली, तो ये भाग्य, सौभाग्य और लक्ष्मी योग है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम से पंचम में शुक्र बहुत स्थान बली होकर बैठ गए, तो संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। और शुक्र तीसरे घर को देखेंगे तो अपनी हॉबीज़ को परिपूर्ण करने के लिए, हॉबीज़ में लिप्त होने के लिए अच्छा टाइम, अपनी हॉबीज़ में अवश्य इन्वॉल्व होना चाहिए। तो शुक्र की जोड़ी भी या शुक्र का योग भी बहुत श्रेष्ठ है, भाग्यकारी है। 19 अप्रैल के बाद आपके कई काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और अंततः 30 अप्रैल को बुध का गोचर होगा और वो अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में बुध धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कई लोगों की कुंडली है मेरे पास, अष्टम में बुध है या अष्टम में शुक्र है, बेइंतहा पैसा, लेकिन 2 नंबर का। सामने से दिखाएंगे कि ऑल्टो में चलते हैं और सच में इतना पैसा है कि दुनिया की भर की गाड़ियां खरीद सकते हैं। होती भी है पर वो दिखाते नहीं है, कहाँ पे रखते हैं उन्हीं को पता है। तो बहुत अच्छा टाइम है धन के लिए। लग्नेश है, अच्छा 10वें घर के स्वामी अष्टम में, तो जॉब चेंज का टाइम है, लेकिन लग्नेश होने के नाते उनका अष्टम में आना विद ऑलरेडी सूर्य वहीं पर है, हेल्थ के लिए फिर से अच्छा नहीं। तो आई थिंक 14 अप्रैल के बाद से अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन मूलतः मैं ये कह सकता हूँ कि ये महीना आपका कई एरियाज़ में आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। जो मैंने कुछ नेगेटिव बोले हैं, शादी आदि, वैवाहिक जीवन आदि, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, शुक्र का नवम में आना रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए और रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए भी अच्छा है। चलते हैं मई के महीने की तरफ। पहला गोचर 11 मई को होगा मंगल का। अब देखिए, मंगल ने सप्तम में आके मंगल दोष स्टार्ट किया और अष्टम में भी मंगल दोष रहेगा, और ये अष्टम का मंगल दोष बहुत खतरनाक होता है। अप्रैल का महीना भी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, और मई का महीना भी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। मंगल दोष है, ऊपर से सूर्य, ऊपर से खुद लग्नेश, और ऊपर से केतु का प्रभाव, सेपरेटर, सूर्य सेपरेटर। तो मांगल्य भाव में मंगल की ऊर्जा, सूर्य का अलगाव, केतु का अलगाव, यानी कि बहुत दिक्कत आ सकती है। ये वो टाइम है जब आपको लगेगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि इमोशंस तो बहुत अनकंट्रोलेबल है। कभी हमें लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ पूरा जीवन बिता सकते हैं, और जो व्यक्ति हमारे पास आ जाता है हमें लगता है हमने इसको क्यों चुना। कई बार ऐसे लोगों के साथ बहुत कुछ होता है इस प्रकार की चीज़ें। लोग रिलेशनशिप में रहते हैं 4-4 साल और शादी 2 महीने नहीं टिक पाती। तो ये वो टाइम होता है जब आपको ना अलगाव उत्पन्न होता है, आपको लगता है कि मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। यूजुअली केतु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। अभी किसी से मैं बात कर रहा था कंसल्टेशन में, तो उनके लग्न में केतु है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैरिड लाइफ में, लेकिन कभी कभी लगता है कि क्यों शादी कर ली, क्यों फंस गई इसमें। तो वो बहुत कॉमन चीज़ है, केतु का प्रभाव आ गया, शनि का प्रभाव आ गया, तो होता है। वो व्यक्ति को कभी कभी अब लग्न में केतु है, वो व्यक्ति खुद से भी डिटैच हो जाता है। तभी मैं कह रहा हूँ, राहु केतु बहुत ऑपोजिट ग्रह है। राहु वाला व्यक्ति जो वो अपने आप से ही प्यार करेगा, केतु वाला अपने आप से प्यार नहीं करता, तब तो उसके अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी होती है। तो ये वो टाइम है जब आपका मैरिड लाइफ में भयंकर तूफान आ सकते हैं। अच्छा, ये आपकी खुद की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुध भी कुछ टाइम के लिए रहेंगे ही, लग्नेश हैं, सूर्य भी हैं, लेकिन केतु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव अष्टम पर, ये इंजरी, सर्जरीज, दुर्घटना, इन सब का योग बनाता है। अगर आपकी अंतर्दशा आदि मंगल, केतु, शनि या किसी अस्त ग्रह या किसी, खैर वैसे तो बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता उनको, लेकिन सरलतः इनकी अगर अंतर्दशा चल रही है, दशा चल रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। गुप्त शत्रुओं पर कंट्रोल कर पाएंगे, अब ये वो टाइम है। मैंने जैसे पहले कहा था, गुप्त शत्रु हावी रहेंगे, क्योंकि मंगल अब विपरीत राजयोग बनाएंगे और खुद तीसरे घर के स्वामी है, तो अपने गुप्त शत्रुओं पर बहुत नियंत्रण कर पाएंगे। लेकिन इंजरीज, ये सब चीज़ों से बच के रहिएगा। पैतृक संपत्ति पे कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है या उसका कोई लीगल मामला सॉल्व करवाना है, उसके लिए अच्छा है। मे बी थोड़ा किसी की सहायता से भी ऐसा हो सकता है। 14 मई को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र मिथुन में आकर बैठ जाएंगे। वैसे साल में एक बार होता है कि 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में आते हैं।
मई में ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बार 2 बार ऐसा होगा। जून में भी होगा क्योंकि अभी अभी शुक्र के गोचर के साथ साथ कुछ टाइम बाद गुरु का गोचर हो जाएगा और फिर शुक्र दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों का साथ में आना अपने आप में एक अद्भुत प्रभाव माना जाता है, अद्भुत इसको कहा जाता है। ये तो देखिए ज्योतिष में 9 ग्रह ही हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ग्रह को, मैं कई बार इस चीज़ को समझाता हूँ कि आप मत समझिए कि एक ग्रह प्योरली अच्छा होगा। जहाँ मंगल आपको एट सम लेवल मार्केटिंग में बहुत ऊपर कर सकते हैं, करियर में बहुत ऊपर कर सकते हैं, पर वही मंगल आपको अपनों से धोखा दिलवाएंगे। अधिकतम मांगलिक लोग आप देखेंगे उनको अपनों ने धोखा दिया होगा। अगर आप में से कोई मांगलिक है, प्योर मांगलिक, अष्टम के मंगल, लग्न के मंगल, सप्तम के मंगल, 12वें मिली लग्न, वैसे तो मांगलिक का ही प्रभाव आता है इसमें, अपनों ने, दोस्तों ने धोखा दिया होगा उसको। ऐसे कई प्रकार के योग बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो यहाँ पे 10वें घर में जब 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह आएंगे तो करियर में बहुत उछाल। बृहस्पति आपके दोनों, बृहस्पति आपके सप्तम के स्वामी है और बृहस्पति आपके केंद्रों के स्वामी, 4थे घर के 2 केंद्रों के स्वामी के साथ एक धनस्थान का स्वामी और एक भाग्येश जुड़ गया, यानी कि प्रॉपर्टी में लाभ, बिजनेस में लाभ, करियर में लाभ। और जब कर्म भाव में 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों का आना होता है तो शुभता बढ़ती है, ओवरऑल शुभता की वृद्धि होती है, आपकी सकारात्मक सोच हो जाएगी। करियर में प्रमोशन के योग, वाहन खरीदने के योग, दोनों मिलकर 4थे घर को देख रहे हैं। 4थे घर का स्वामी और शुक्र, यानी कि प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। अपनी दुविधाओं को सॉल्व करने के लिए ये भाव, जैसे हमेशा कहता हूँ, ये पूर्ण योग कारक भाव है। बहुत अच्छा समय है, बहुत शुभ समय, लाभ उठाइए इसका। अपने जीवन की दुविधाओं से निकल सकते हैं इसके कारण। इसके बाद 15 मई को बुध का गोचर होगा और सूर्य का गोचर होगा, दोनों साथ ही हो रहे हैं और एक ही भाव में जा रहे हैं क्योंकि साथ साथ ही बैठे। नवम में बुध आदित्य योग बनना, और क्या चाहिए। और बुध आदित्य योग में कौन इन्वॉल्व है, आपके लग्नेश। तो भाग्य को बुद्धिमत्ता का जब साथ मिल जाता है और जब ये पराक्रम के साथ आ जाता है और जब 12वें घर का स्वामी भी साथ में होता है, यानी कि बदलाव अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा आप जिस चीज़ में फंस गए थे, जो चीज़ नहीं समझ पा रहे थे, उस बदलाव कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। 29 मई को एक बार फिर से बुध का गोचर हो जाएगा क्योंकि बुध की नॉर्मल स्पीड है। बुध 2 हफ्ते के अंदर राशि बदल लेते हैं। बुध वैसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा वक्री भी होते हैं, तो उनकी स्पीड बहुत वैरिड रहती है। तो वो 10वें घर में आ जाएंगे फिर से, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब देखिए, गुरु शुक्र तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल। बुध कंडीशनल है, तो अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं तो शुभता बढ़ाता है। तो यहाँ पे लग्नेश है, तो कुछ लोगों को करियर में भारी वृद्धि, आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, करियर में एकदम उछाल। कुछ लोगों के आउट ऑफ द ब्लू प्रमोशंस हो सकते हैं। जॉब नहीं लग रही थी, जॉब चेंज करनी है, सबके लिए बहुत है। और सबसे बड़ी बात है प्रोडक्टिविटी एट इट्स पीक। तो ये मई का महीना तो कह सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा। और सोने पर सुहागा ये है कि राहु इनको देख रहे हैं, तो जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा प्राप्त होगा। तो जैसे मैंने कहा, मई का महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। चलते हैं जून की तरफ। जून का महीना बहुत विशेष है, बल्कि कह सकते हैं कि कन्या के लिए तो एक नई अपॉर्चुनिटीज़ का भरमार होने वाला है। इस वर्ष का सबसे बड़ा गोचर, क्योंकि बड़े ग्रहों में से यानी कि राहु, केतु, शनि, बृहस्पति में से इस साल इन्हीं का गोचर हो रहा है। हाँ, राहु केतु का होगा लेकिन वो दिसंबर में होगा, तो उसका ज़्यादा प्रभाव इस साल नहीं पड़ेगा। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर एक बहुत ही विस्तृत वीडियो होगा, बल्कि बहुत बड़ा टॉपिक है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स उनको पता है कि राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, इनके वीडियोस में बहुत विस्तृत बनाता हूँ और उसमें ऑलमोस्ट हर एरिया कवर करता हूँ, क्योंकि ऐसे ग्रह हैं जो जीवन के हर एरिया पर प्रभाव डालते हैं। तो मैं करूँगा अलग से, लेकिन यहाँ पे जस्ट प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जैसे बोलते हैं, देखें तो गुरुदेव का यहाँ पे आना बहुत अच्छा है। उच्च के हो रहे हैं, स्थान बल मिल रहा है, और जब किसी ग्रह को स्थान बल मिलता है तो उस भाव को भी बल मिलता है, यानी कि आपका लाभ स्थान अत्यंत बली हो गया।
आपका लाभ स्थान अत्यंत शुभ हो गया, आपका लाभ स्थान परम बली हो गया। और जब लाभ स्थान बली होता है तो गति मिलती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, काम बनते हैं, व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ कर पाता है, अपने लाइफस्टाइल को बढ़ा पाता है। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और कुछ टाइम के लिए जब राशिपतियों का मंगल का प्रभाव भी रहेगा तो बदलाव का मौका मिलेगा। गुरु एक सौम्य ग्रह है, मंगल एक उग्र ग्रह है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को, क्योंकि गुरु के कारण एक विजडम है, भाग्य है, लेकिन मंगल क्या है? मंगल इज दैट फोर्स, दैट मसल पावर। तो जून के महीने में ही आप बहुत बड़े बड़े काम कर जाएंगे। काम त्रिकोण को उनका एक्टिवेट करना, यानी कि आपकी बहुत पुरानी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। सप्तम को देखना विवाह का योग बनाता है। और तीसरे भाव पर प्रभाव जो मंगल की राशि है, यानी कि बुद्धिमत्ता, भाग्य, धन के साथ साथ पराक्रम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तो अति शुभ लाभ है आपके लिए। ये जैसा मैंने कहा, मैं इसको समअप या कवर अप कर ही नहीं सकता इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में और बताना शुरू हो गया तो ये वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इस पर अवश्य, जून में गोचर हो रहा है तो आई थिंक मई में वीडियो आ ही जाएगी देवगुरु बृहस्पति की। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत शुभ समय है आपके लिए। इसके बाद 8 जून को फिर से शुक्र का गोचर होगा। जैसे मैंने कहा था, आमतौर पर शुक्र बृहस्पति साल में एक बार साथ में आते हैं, यहाँ पे साल 2 बार हो रहे हैं। तो ये तो आपके लिए और भी अच्छा है। आपको और क्या चाहिए? धन के लिए तो मैं कहूँगा कि मई का महीना भी बहुत अच्छा है, जून का महीना भी बहुत अच्छा है। धनेश यानी कि शुक्र, भाग्येश यानी कि शुक्र, गुरु के साथ जो धन के कारक हैं, और उच्च की अवस्था में लाभ स्थान में। तो धन स्थान, लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान, और ये दोनों कहाँ देखेंगे? लक्ष्मी स्थान पर। तो 4 ऐसे भाव जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धन देते हैं, उनका कनेक्शन हो गया। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बृहस्पति आपके चौथे घर के स्वामी हैं, तो ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। सप्तमेश है तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो हर जगह से आपको लाभ ही लाभ दिख रहा है। ये वो टाइम है जून का जहाँ पे आप यकीन मानिए, आपके बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, आपके जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, फाइनेंसिस में कोई दिक्कत आ रही है, पर्सनल लाइफ में पंचम को देख रहे हैं, सप्तमेश उच्च के हो गए, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है जो आ ही रही होगी, शनि सप्तम में है, इन सब चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलने वाला है। तो ये गोचर आम नहीं है, ये गोचर बहुत खास है। इसके बाद 15 जून को सूर्य का गोचर होगा। 8 जून को शुक्र का हुआ तो 15 जून को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये और भी अच्छा है आपके लिए। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, और यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो गए दशमेश के साथ, और अभी अभी लाभ स्थान बली हुआ है। तो कुछ लोगों के प्रमोशंस या फिर कुछ बहुत तगड़ा इंक्रीमेंट उनको कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। बुध आदित्य योग का कर्म भाव में बनना, यानी कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, वो प्रैक्टिकल एटीट्यूड के साथ काम करेगा। इसके बाद 21 जून को मंगल का गोचर होगा, और मंगल वृषभ में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य स्थान में। ये भी ठीक ठाक है, क्योंकि मंगल का भाग्य स्थान में आना यानी कि अपने आप में भाग्य पराक्रम योग बनाता है, और यहाँ से जो मंगल है वो आपके तीसरे भाव को देखेंगे, तो ये और भी श्रेष्ठ है और भी लाभकारी है। तो बहुत अच्छा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि 12वें घर पर भी पड़ेगी, तो केतु पर जब भी उनका संबंध केतु मंगल का होता है, तो अगर आपको सर्जरी वगैरह कोई करवानी है तो उस टाइम पे करवा सकते हैं। मंगल का प्रभाव चौथे घर पर, और चौथे घर के स्वामी लाभ स्थान में। फिर से कहूँगा, एसेट्स की वृद्धि और पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद अच्छा, ये जो मंगल है इन पर शनि की दृष्टि भी होगी, तो शनि पंचमेश है, नवम को देख रहे हैं, ये भाग्य भी कहीं ना कहीं आपका साथ देगा इस टाइम पर। 22 जून को बुध कर्क में आ जाएंगे। फिर से अभी जो हमने मई में देखा कि 3 शुभ ग्रह साथ में, बल्कि 2 तो नैसर्गिक और बुध कंडीशनल लाभ स्थान में। आप से यकीन मानिए 22 जून से 29 जून तक का टाइम तो आपके लिए स्वर्णिम है। 3 दिन का ऐसा योग जब बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही बुध जाते जाते 29 जून को वक्री हो जाएंगे। तो जून के अंत में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा और अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। जाते जाते धन का नुकसान, सेहत का नुकसान
और इमेज का नुकसान बुध करके जा सकते हैं। कुछ लोगों की जॉब जा सकती है जून के अंत में। तो ये था 3 महीने का लेखा जोखा मेरे हिसाब से जितना मैं विवेचन कर पाया। कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को केसर युक्त और मावे युक्त खीर का भोग लगाइए। जब खीर बनाएं उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डाल लें और बताशों का भी भोग लगाएं। वहीं पर बैठकर ओम शास्त्र प्रवक्ताय नमः इसका 108 बार जाप करें। ओम शास्त्र प्रवक्ताय और ओम लंबोदराय नमः मंत्रों का 108 बार जाप कीजिए। किसी भी मंदिर में चावल और हरी मूंग दाल का दान करें, साबुत हरी मूंग दाल। किसी भी एनजीओ में कुछ भी दान करें, जो भी आपकी क्षमता, सामर्थ्य, इच्छा हो। किसी भी गौशाला में फलों का दान करें और महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो 3 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।